फाइनेंशियल ईयर 23 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2025 तक बैंकों का आंकड़ा है 19,000 करोड़ बैंक चार्जेस वसूल किए गए हैं, जिसमें ज्यादातर मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने के लिए प्राइवेट बैंकों ने 11,000 करोड़ रुपए जो है वो वसूले हैं अपने कस्टमरों से। और इसी के साथ जो पब्लिक सेक्टर बैंक है लगभग 8,000 करोड़ रुपए वसूले करे गए हैं, जिसमें से ज्यादातर जो HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इन बैंकों ने ज्यादा कलेक्शन किया है। और इसी के साथ SMS चार्ज भी जो है वो डिडक्ट किया जाता है, जो एक बड़े पार्ट ऑफ रेवेन्यू का हिस्सा है। 3300 करोड़ रुपया पैसा वसूल किया गया है। तो दोस्तों ये ना समझे आपके खाते से 50 रुपया 100 रुपया जो है वो कट रहा है, एक मामूली अमाउंट है। यहां पर लगभग डाटा है 23 से लेकर 25 तक का 19,000 करोड़ चार्जेस सिर्फ नॉन मेंटेनेंस बैलेंस के लिए ही कलेक्ट किया गया है। तो आज का ये जो वीडियो है वो सेविंग अकाउंट को लेकर है। 7 ऐसी गलतियां जो आप करते हैं जिसकी वजह से बैंक तरह तरह के डिडक्शन या आप पे चार्जेस लगाता है। आपकी गलतियां बैंकों का फायदा होता है, जिसको आपको समझना जरूरी है। तो आज के 7.7 गलतियां आपको ध्यान में होनी चाहिए। कौन सी ऐसी गलतियां आप ना करें जिससे सेविंग बैंक अकाउंट में आपका जो पैसा है वो डिडक्ट ना हो या कम से कम हो। तो ये गलतियां आपको साथ नहीं करनी है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ज्यादातर लोग लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं करें, ना ही वीडियो को शेयर करें, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और जानते हैं 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं जिससे फायदा बैंकों को होता है। बैंक अपना पैसा बना रही है, लेकिन आपका जो पैसा है वो थोड़ा थोड़ा करके कम होता जा रहा है। भले ही आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पैसा आपका कम हो जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है मिनिमम बैलेंस रूल को कई लोग इग्नोर कर लेते हैं। कई लोग यहां पर बैंकों में खाते खुलवा देते हैं, 5 अकाउंट खुलवा दिए, 10 अकाउंट खुलवा दिए, और उनमें जो पैसा है या तो बिल्कुल ही नहीं होता है, या उनकी बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पैसा होना चाहिए अगर नहीं हुआ तो उस केस में आपसे चार्जेस वसूले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो सेविंग अकाउंट है एक्सेप्ट जीरो बैलेंस अकाउंट, SBI के अंदर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है, तो वहां पर कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता। लेकिन वहीं पर अगर आप HDFC बैंक की बात करें, ICICI बैंक की बात करें, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप उसको ब्रेक करते हैं या बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आपसे अच्छा खासा चार्ज वसूला जाता है। तो आपको यहां पर जो है अगर सेविंग अकाउंट है तो उस केस में सर्टेन बैलेंस हर महीने रखना होता है। अगर बैलेंस फॉल हुआ तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपसे चार्ज फीस जो है नॉन मेंटेनेंस के नाम से वसूली जाती है। ज्यादातर अगर आपके फेलियर हुआ, बार बार अगर आप रिपीटेड करेंगे तो आपका जो खाता है वो यहां पर खाली भी हो सकता है, जीरो भी किया जा सकता है, और कई बार नेगेटिव बैलेंस भी हो जाता है। अच्छा, नेगेटिव बैलेंस को लेकर RBI की नई गाइडलाइन जारी करी गई है, जिसके अंदर RBI ने साफ कह दिया है कि अगर बैंकों को द्वारा सेविंग अकाउंट बैलेंस को नेगेटिव नहीं किया जा सकता। यानी अगर बैलेंस मान लीजिए 5,000 रुपया है तो आप इसको नेगेटिव करके 1,000 रुपया नहीं कर सकते, आप इसको जीरो तक कर सकते हैं। जीरो तक करेंगे लेकिन नेगेटिव नहीं कर पाएंगे, नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस चार्ज के नाम से। तो ये RBI की अभी नई गाइडलाइन है, लेकिन इससे पहले बैंकें क्या करती थी, आपका जो बैलेंस था वो नेगेटिव कर देती थी, यानी माइनस में ले जाती थी मिनिमम बैलेंस के चार्ज के नाम से, जिसको RBI ने यहां पर रोका है, क्योंकि डाटा इतना ज्यादा है जिसको देखकर RBI भी हैरान है। अच्छा, तो यहां पर आपको रिक्वायर्ड मिनिमम मनी जो है वो बैलेंस करके रखना आता है। कुछ एग्जांपल हमने यहां पे लिए हैं, जैसे HDFC बैंक है, अगर सेविंग अकाउंट की बात करें, मिनिमम बैलेंस की बात करें, मेट्रो सिटी हो गई, सेमी अर्बन सिटी हो गई, रूरल एरिया हो गया, जहां पर 10,000, 5,000, 2,500 रुपया आपको मेंटेन करके चलना है। अगर आप नहीं करते हैं तो हर महीने आपसे मैक्सिमम पेनल्टी 600 रुपया तक ली जा सकती है। अच्छा, ICICI बैंक की बात करें तो वहां पर भी आपको 15,000 मेट्रो में, मेट्रो सिटीज में अगर आपके बैंक है, अगर सेमी अर्बन में 7,500, 2,500, अगर आपके रूरल एरिया में यहां पर भी अच्छा खासा 500 रुपए तक का मैक्सिमम आपसे पेनल्टी चार्ज से मिनिमम बैलेंस को लेकर किया जाता है। अच्छा, अगर आपकी SBI या BOB बैंक में है तो वहां पर कोई भी मिनिमम बैलेंस आपसे नहीं लिया जाता, ना ही कोई चार्ज यहां पर आपको काटना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगर आप ज्यादा कैश जमा करते हैं
तो उस केस में भी आपको दिक्कत आ सकती है। सेविंग अकाउंट जो है वो पर्सनल सेविंग के लिए होता है, स्पेंडिंग के लिए होता है, खर्च करने के लिए होता है, ना कि आपके बिजनेस कैश ट्रांजैक्शन के लिए। 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश अगर आप पूरे साल में जमा करते हैं तो बैंक यहां पर आपकी रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है और यहां पर आपको नोटिस आ सकती है। ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से नए नियम लागू है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को लेकर। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो 10 लाख की लिमिट है, पैन कार्ड नहीं होने पर आधार कार्ड के बेसिस पर 5 लाख के ऊपर अगर आपने कैश जमा किया है, डिपॉजिट किया है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी भेज दी जाएगी। अच्छा, कैश विड्रॉल की अगर बात करें तो यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, कैश विड्रॉ आप कितना भी कर सकते हैं सेविंग अकाउंट के। करंट अकाउंट की बात करें तो 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर आप कैश जमा करते हैं या कैश विड्रॉ 50 लाख से ज्यादा करते हैं तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। अच्छा, ध्यान रखिएगा बैंक यहां पर आपसे चार्जेस भी लेती है अगर आप ज्यादा डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ टाइम्स के बाद आपसे पैसा जो है वो लिया जाता है, चार्ज लिया जाता है, यानी 2, 3, 4, 5 तक आपके लिए फ्री रहता है। उसके बाद अगर आप फिर भी विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं तो कुछ मिनिमम चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर आपकी फ्री एटीएम विड्रॉल लिमिट होती है, इससे ज्यादा अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उस केस में चार्जेस आपसे वसूले जाते हैं। ध्यान रखिएगा हर एक बैंक जो है वो आपको सिर्फ नंबर ऑफ लिमिटेड नंबर जो है फ्री एटीएम विड्रॉल अलाउ करती है हर महीना। जैसे कि 5 फ्री विड्रॉल आपको मिलते हैं अगर आप खुद की बैंक के एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर आपने दूसरी बैंक के एटीएम से किया है तो 3 फ्री विड्रॉल में आपको दी जाती है। इसके बाद यहां पर आपसे जो है वो चार्जेस कलेक्ट किए जाते हैं 20 रुपए से लेकर 21 रुपए तक। ध्यान रखिएगा जीएसटी भी लगाया जाता है, तो लगभग ये 23 रुपए से लेकर 50 रुपए हर बार जितनी बार आप यहां पर पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपको लगता है। मान लीजिए खुद के बैंक के एटीएम से और अदर बैंक एटीएम है, आपने फ्री लिमिट जो है वो तो कंप्लीट कर दी, इसके बाद एक्स्ट्रा और आपने 7 कर दी, 5 कर दी, यानी 5 तो खत्म हो गई आपकी, एक्स्ट्रा आपकी 2 हो गई, तो इस केस में 46 यानी 100 रुपए आपसे वसूल लिए जाते हैं। यानी आपकी फ्री लिमिट के बाद आपने 3-4 बार अगर और विड्रॉ कर लिया पैसा तो 100 रुपए आपको देने पड़ सकते हैं। अच्छा, यहां पर आरबीआई द्वारा ये गाइडलाइन जारी की जाती है जो सभी बैंकों को फॉलो करना आता है। यहां पर कोई भी बैंक जो है इन चार्जेस को वेव ऑफ नहीं कर सकती। तो यहां पर आपकी फ्री लिमिट जैसे ही क्रॉस हो जाती है 25 रुपया मान के चलिए आपको हर एक विड्रॉल पर आपको देना पड़ सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कई बार लोग जो है वो गलतियां करते हैं, नॉमिनी अपडेट नहीं करते हैं। तो नॉमिनी अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो भी वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। ध्यान रखिएगा नॉमिनी कौन हो सकता है, आपके स्पाउस, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, सन हो सकता है, डॉटर हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई आपका फैमिली ट्रस्टेड पर्सन हो सकता है। नॉमिनी वो है सिर्फ एक कस्टोडियन है, पैसा रिसीव करता है, ये कोई लीगल ऑनर नहीं है। फाइनल ओनरशिप डिसाइड होती है लॉ से और विल से। ध्यान रखिएगा अगर आप नॉमिनी नहीं ऐड करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि अकाउंट होल्डर के डेथ के बाद बैंक आपका जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा एंड आपका जो पैसा है वो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बैंक यहां पर आपसे डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हाइट सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट मांग सकता है, इंडेमनिटी बॉन्ड मांग सकता है, एफिडेविट मांग सकता है, जिसमें कई यहां पर प्रोसेस में, कोर्ट के प्रोसेस में आपको जाना पड़ सकता है, मंथ्स लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादातर वकीलों की फीस, कोर्ट की फीस ये देने में आप लग जाएंगे। स्ट्रेस आपका यहाँ पर फैमिली वालों का बढ़ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए बैंक में नॉमिनी जरूर ऐड करें। हाल में बैंकिंग एक्ट रूल में 4 नॉमिनी अलाउ किए गए हैं, आप 4 नॉमिनी रख सकते हैं, 2 तरीके से रख सकते हैं। साइमल्टेनियसली यहां पर नॉमिनी को पैसा दिया जाता है या फिर परसेंटेज वाइज पैसा दिया जाता है, उस तरह से आप रख सकते हैं। तो यहां पर 4 नॉमिनी का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, आप 4 नॉमिनी भी आप रख सकते हैं। पहले एक ही नॉमिनी का ऑप्शन हुआ करता था। अच्छा, आरबीआई की गाइडलाइंस है जहां पर बैंक जो है वो नॉमिनेशन फैसिलिटी तो आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन बैंक की जिम्मेदारी कभी भी नहीं होती है, वो अकाउंट होल्डर की जिम्मेदारी होती है। एंड बैंक कभी भी लायबल नहीं होगा अगर आपका नॉमिनी जो है वो अगर मिसिंग है, या अकाउंट होल्डर जब अकाउंट ओपन करता है अगर नॉमिनी नहीं डाला तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी अकाउंट होल्डर की ही होती है। तो अगर आपने नॉमिनी नहीं डाला है तो बाद में आपके फैमिली को दिक्कत आ सकती है। अगला पॉइंट आ जाते हैं, ऑटो डेबिट और एसआईपी अगर फेलियर होता है तो इसमें भी आपके कई सारे चार्जेस काटे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा लोग यहाँ पर ऑटो डेबिट इंस्ट्रक्शन जो है वो रखते हैं, जहां पर अगर कोई ईएमआई, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन है तो एक डेट फिक्स कर देते हैं, उस डेट को आपके अकाउंट से सीधा सीधा पैसा जो है वो डिडक्ट कर दिया जाता है, यानी डेबिट हो जाता है।
इंश्योरेंस प्रीमियम हो, क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट हो, या म्यूचुअल फंड की एसआईपी क्यों ना हो। अच्छा, अगर आपका बैलेंस इनसफिशिएंट रहा तो उस केस में आपके जो है बाउंस चार्जेस लगते हैं, यानी बैंक चार्जेस आपको 250 से 500 रुपया पर फेलियर पर देना होगा, साथ में जीएसटी देना पड़ सकता है, और हर टाइम आपका ये जो फेलियर होगा हर बार ये आपको देना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर आपका क्रेडिट स्कोर भी गिर जाता है, बार बार रिपीटेड फेलियर होने पे रिपोर्ट जो है वो सीधा सिबिल में किया जाता है। इसी के साथ आपका क्रेडिट स्कोर भी वो भी घट जाता है, एंड फ्यूचर में जो लोन है या तो मिलना मुश्किल हो जाएगा या और भी आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि वहां पर आपको 11-12% इस तरह से रेट दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो लेंडर है वो भी आप पर पेनल्टियां लगाता है। अगर आपने लोन लिया है, लोन का रीपेमेंट ना करने की वजह से लेट पेमेंट चार्जेस लगा दिया, या इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आपकी लैप्स हो सकती है, या एसआईपी आपकी कैंसिल या स्किप हो सकती है। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखिएगा। अगर आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी चुनते हैं तो कभी भी 1 से 2 ईएमआई का पैसा अपने अकाउंट में जरूर रखें। ऑटो डेबिट सारी डेट अपने कैलेंडर में लिखकर रखें, सेपरेट बैंक अकाउंट रखें, ताकि ईएमआई एसआईपी वहां से जाए। कभी भी अपना लो बैलेंस जो है अलर्ट हमेशा तैयार रखें, अलर्ट रखें, ताकि कभी भी लो बैलेंस हो आपका अकाउंट, आपको सीधे मैसेज आ जाए। इसके अलावा आपकी अगर कैपेसिटी नहीं है, कैश फ्लो अगर आपका टाइट है, तो आप अपनी एसआईपी को होल्ड भी कर सकते हैं टेम्परेरी पर्पस के लिए। अगला पॉइंट आ जाते हैं, कई लोग यहां पर अपनी केवाईसी को अपडेट नहीं करते, जिसकी वजह से उनके अकाउंट फ्रीज कर लिए जाते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं होते। तो ये भी गलतियां कई लोग करते हैं। बैंक द्वारा यहां पर आपको वेरीफाई करना होता है आपकी आइडेंटिटी, साल में या 6 महीने में एक बार आप जरूर कर लें, जिस प्रोसेस को कहा जाता है केवाईसी, यानी नो योर कस्टमर। अच्छा, इसको अगर आप इग्नोर करते हैं, अपडेट नहीं करते हैं, तो उस केस में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है, एंड यहां पर आप अपना पैसा यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आप केवाईसी नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, केवाईसी करने के क्या क्या तरीके हैं। आप यहां पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी, पासपोर्ट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, फोटो, साइन जो है वो जाकर आप बैंक में जाकर जमा करें और अपनी केवाईसी करवा लें। अगर आप केवाईसी नहीं अपडेट करवाते हैं तो आप एटीएम जो है पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, यूपीआई नेट बैंकिंग आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, चेक पेमेंट आपके रिजेक्टेड कर दिए जाएंगे, कैश डिपॉजिट विड्रॉल आपको अलाउ नहीं करने दिया जाएगा, आपका अकाउंट फ्रोजन किया जा सकता है, आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एडवाइस है कि सभी ब्रांच में कई बार आप 2 से 3 साल के बीच में जाएं, 6 महीने में जाएं, 1 साल में जाएं, बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अपडेट जरूर करवा के आए। अपने एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर है, ये सब चीजें अपडेट करवाएं। एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, केवाईसी मैंडेटरी होता है और इसको अपडेट करवाना फ्री और बहुत ही क्विक होता है। आपको जाना 5 मिनट का काम है, आपको जाकर अपडेट करवा सकते हैं। अननेसेसरी डेबिट कार्ड एसएमएस चार्जेस वसूले जाते हैं। अच्छा, कई बैंकें जो हैं वो चुपके से यहां पर आपका छोटे छोटे अमाउंट में पैसा डिडक्ट कर लेती है साइलेंटली हर साल, एवरी मंथ। मल्टीपल बैंक अकाउंट होने के कई सारे नुकसान हैं, छोटे छोटे अमाउंट मिलकर बहुत बड़ा अमाउंट यहां पर वेस्ट ऑफ मनी आपका हो सकता है। एक है डेबिट कार्ड चार्जेस। एनुअल डेबिट कार्ड फीस आपसे ली जाती है 150 से लेकर 500 रुपए तक, जीएसटी एक्स्ट्रा लगाया जाता है। इवन यहां पर जो कार्ड है वो भले आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यहां पर आपको जो है वो कार्ड चेप दिया जाता है, 500-600 रुपए जो आपसे ले लिए जाते हैं। अब कई बैंक इतनी बदमाश है कि वो आपको हर साल जो है वो कार्ड इश्यू करती रहती है और आपका खाता कम करती रहती है। इसके अलावा एसएमएस चार्जेस भी जो है वो वसूले जाते हैं। एसएमएस अलर्ट चार्जेस 15 से 25 रुपए तक लिए जाते हैं, प्लस जीएसटी और अलग से लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, भले आप मैसेज रीड करें ना करें, ऑटोमेटिक ये डिडक्ट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे डेबिट कार्ड फीस 300 रुपए, अगर आपके 3 बैंक अकाउंट है तो 900 रुपए आपसे वसूले जाएंगे, और एसएमएस अलर्ट 240 रुपए है समझ लीजिए, तो 3 बैंकों के हिसाब से 720 रुपया पूरे साल में, यानी टोटल लगभग 2-3 हजार रुपया आपके जो है चार्जेस में चले जाते हैं। आपके लिए 2-3 हजार रुपए है, लेकिन बैंकों के लिए कस्टमर इतने सारे हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारे पैसे होते हैं। तो हमेशा समझिएगा, ये 7 गलतियां आपको नहीं करनी है। बैंकों को पैसा नहीं देना है, बैंकों से पैसा आपको लेना है। तो हमेशा मेंटेन करना चाहें तो 1 से 2 अकाउंट मेंटेन करें। यहां पर कभी भी मिनिमम बैलेंस जो है वो आप मेंटेन करके रखें। अगर आप ऐसे बैंक के अंदर खाता रखते हैं, या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट जरूर खुलवाएं, वहां पर अपना पैसा जो है कितना भी अगर आप रखेंगे, जीरो भी रखेंगे, वहां पर कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। नॉमिनी हमेशा अपडेट करके रखें, और बैंक के डेबिट कार्ड जो भी है वो ऐसी बैंक से ले जहां पर कोई भी डेबिट कार्ड चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। हालांकि कई बैंकें जो वो फैसिलिटी अच्छी देती है, लेकिन वहां पर चार्जेस ज्यादा होते हैं, और कई बैंकें फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाती है
लेकिन वहां पर चार्जेस बहुत कम होते हैं। तो डिपेंड करता है कौन सी बैंक, ज्यादातर जो प्राइवेट बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी बैंक हैं, उनमें आपको चार्जेस ज्यादा लगते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बैंक में सर्विस नहीं मिलती, लेकिन चार्जेस वहां पर आपके लिए थोड़े कम होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।